हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह फिर मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है। सप्ताह में यह मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें आपको 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। और 40 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का डिस्कशन कर दिया जाता है, जो कि आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर आप डेली 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं तो आपका जीके जीएस में काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगा। मैंने अभी तक इस सीरीज में 123 वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा 2 सीरीज चलता है, सुबह में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन मंडे टू सैटरडे और शाम में आपको डेली लाइव डिस्कशन 7 बजे चलता है। उसमें आपको जीके जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि तीनों सब्जेक्ट से मिलकर आपको 500 के आसपास में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सुबह में आपको समझिए तो 160, यानी कि डेली आपको 700 क्वेश्चन सामने से गुजरेगा तो आपका जीके जीएस हर हाल में अच्छा हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा भी हो गया होगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ। और बीपीएससी का एग्ज़ाम अब एक ही डेट में होगा और एक ही पाली में होगा। उसमें कोई परसेंटाइल की विधि नहीं रहेगा। कभी भी छात्र का जीत होती है और छात्र का इस बार का जीत ऐतिहासिक जीत माना जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर जल्द ही संज्ञान लिया और उसके एक दिन बाद ही बीपीएससी के चेयरमैन की बैठक की और उसके बाद तुरंत ही उसकी डेट की घोषणा भी कर दी गई। तो 21 सितंबर के एग्ज़ाम होगा और एक पाली में होगा और एक ही पाली में एग्ज़ाम होगा और कोई परसेंटाइल की उसमें कोई अब नियम नहीं रहेगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाए और जितना जल्द रिवीजन करना है आप लोग रिवीजन करें और जीके जीएस करंट अफेयर सभी का रिवीजन करें। इस बार कटअप की बात करें तो 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और स्टूडेंट इधर उधर उलझ गए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब तैयारी में लग जाएं और 21 सितंबर को एग्ज़ाम दें। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सीरीज़ को शुरुआत करता हूं। और नए लोग जो भी चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पे है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है वह कहाँ पर है, इस बात को पूछा गया है। बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में और कोलकाता में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विशाखापट्टनम में इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है। ईडन गार्डन की बात करें तो आपको कोलकाता में है। फिंगर प्रिंटिंग आपको हैदराबाद में है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 2, दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? दाची ग्राम जो अभ्यारण्य है वह भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दाची ग्राम अभ्यारण्य आपको जम्मू कश्मीर में है। कान्हा किसली आपको मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य आपको उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 3, विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? विषुवत रेखा पर जो होता है वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? तो 21 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस। तो विषुवत रेखा पर पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 4, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, निडोलॉजी और डेंड्रोलॉजी। तो वृक्षों के अध्ययन को आपको ऑप्शन डी यानी कि डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि कॉन्ड्रोलॉजी और निडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में कौन आंसर इसका देता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है? तो महात्मा गांधी, बेमोश चंद्र बनर्जी, जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जेबी कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी की बात करें तो 1924 में उन्होंने कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष जो बेलगांव में बना था। बेमोश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद भी एक बार अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग किस राज्य में है? जो कोरबा रासायनिक खाद्य उद्योग है वह भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कोरबा रासायनिक खाद्य छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको नवीन पटनायक हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। तो सभी राज्यों के आप लोग मुख्यमंत्री भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपको भूपेश बघेल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली, पंबन, श्रीहरिकोटा, न्यूम्यूर। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको माजुली है, जो कि असम के जोरहट जिला में पड़ता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। श्रीहरिकोटा आपको आंध्र प्रदेश में, यहाँ से प्रक्षेपण केंद्र माने सभी उपग्रह छोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृष्ठ तल की वक्रता त्रिज्या किससे मापी जाती है? पृष्ठ तल की वक्रता किससे मापी जाती है? एस्फेरोमीटर, एस्फेरोमीटर, बैरोमीटर और आर्डियोमीटर। तो पृष्ठ तनाव की वक्रता किससे मापी जाती है, इस बात को पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, एस्फेरोमीटर। यह क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है और बैरोमीटर से आपको वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और ऑडियोमीटर से आपको ध्वनि मापा जाता है। तो सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में कन्फ्यूजन होने की संभावना नहीं रहेगी। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो कपूर को है वह किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? आधातवर्धनीय, भाप श्रवण विधि, रावाकरण विधि और ऊर्ध्वपातन विधि। तो कपूर का जो है शुद्ध किया जाता है आपको ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। कपूर सीधे ठोस से गैस में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक आधातवर्धनीय धातु कौन सा है? सबसे अधिक आधातवर्धनीय धातु कौन सा है? तो आपको सोना, चांदी, एल्युमिनियम और तांबा। तो ऑप्शन के अनुसार देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सोना होता है। और सोना के संकेत की बात करें तो एयू होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपको 79 होता है। ग्रुप डी के एग्जाम में संकेत और एटॉमिक नंबर पूछा जाता है। और चांदी के संकेत की बात करें तो एजी होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपको 47 होता है। और एल्युमिनियम के आपको एल होता है और इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। और तांबा का आपको सीयू होता है और एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो चारों का एटॉमिक नंबर और संकेत याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप डी के पूछा जा रहा है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु, रॉबर्ट हुक, हिपोक्रेटस और थियोक्रेटस। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो आपको ऑप्शन सी, यानी कि हिपोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक है। जंतु विज्ञान का जनक आपको अरस्तु हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर और नाइट्रोजन। तो पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु आपको ऑप्शन बी यानी कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को आपको Mg से संकेत किया जाता है और फास्फोरस को आपको P से किया जाता है, सल्फर को S से किया जाता है और नाइट्रोजन को N से किया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन पाया जाता है और सल्फर का उपयोग रबड़ के उछाल में करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? प्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके शरीर में कहाँ पे पाई जाती है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो गला में, छोटी आंत में, आमाशय में और मस्तिष्क में। तो प्यूटरी ग्रंथि जो है आपको ऑप्शन डी यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है। भोजन सबसे ज़्यादा पचा हुआ आपको छोटी आंत में रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपातकालीन ग्रंथि यानी कि इमरजेंसी। प्यूटरी ग्रंथि को, एड्रीनल ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपातकालीन ग्रंथि आपको एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है और प्यूटरी ग्रंथि जो प्यूटरी ग्लैंड है आपको मस्तिष्क में पाया जाता है और थायराइड ग्रंथि जो कि बाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 15, जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस, थॉमस मुनरो, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड क्लाइव। तो जहांगीर के द्वारा किसे दिया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड मैकाले का संबंध शिक्षा से है और लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, हृदय की गति किस यंत्र से सुना जाता है? जो हृदय हमारा धड़कता है उसे किस यंत्र से सुना जाता है? तो टेलीस्कोप, गायरोस्कोप, स्टेथोस्कोप और इंडोस्कोप। तो हृदय की गति आपको ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप से सुना जाता है और टेलीस्कोप से पनडुब्बी के अंदर के वस्तु को देखा जाता है और पेरिस्कोप से बाहर की वस्तु को देखा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? गोवा राज्य का निर्माण आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। तो गोवा राज्य की स्थापना आपको 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 में किया गया था। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में। 86वां संविधान संशोधन आपको 2002 में हुआ था, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, जयकेवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जयकेवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और रावी। तो जयकेवाड़ी परियोजना आपको ऑप्शन सी यानी कि गोदावरी नदी पर स्थित है। तो गोदावरी नदी की बात करें तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी है और इसकी लंबाई आपको 1465 किलोमीटर है और दूसरी सबसे बड़ी नदी आपको कृष्णा नदी है जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलता है और नागार्जुन सागर परियोजना आपको कृष्णा नदी पर है। भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। भारत की गंगा कावेरी को और भारत का गंगा आपको गोदावरी को कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो ग्रुप डी का एग्जाम अभी चल रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कर जीता है? द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग कितना ऑस्कर जीता है?
10 बार, 11 बार, 12 बार और 13 बार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 11 बार ऑस्कर यह जीता है। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त को सभी भागों तक पहुंचाना, रक्त को साफ करना, रक्त का रंग लाल बनाना और ऑक्सीजन के परिवहन कराना। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर आपको देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ऑक्सीजन को परिवहन करना रक्त का हीमोग्लोबिन का काम है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जहांगीर महल जो है किस किले में स्थित है? तो ऑप्शन ए आगरा के किला, लाल किला, इलाहाबाद के किला और लाहौर का किला। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आगरा के किला में यह स्थित है। लाल किला की बात करें तो दिल्ली में है लाल किला और शाहजहां के द्वारा लाल किला को बनवाया गया था और आगरा के ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर कुल जल कितना प्रतिशत मीठा जल है? जो पृथ्वी पर कुल जल कितना प्रतिशत मीठा जल है? 1.5%, 2.5%, 3.5% और 4.5%। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2.5% पृथ्वी पर कुल जल का मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 23, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? हरिव्यास, चतुर्भुज दास, सूरदास और वल्लभाचार्य। तो पुष्टि के पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि के दर्शन की स्थापना की गई थी। सूरसागर आपको सूरदास के द्वारा लिखा गया था। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को हमेशा मिलता है। कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो इजी क्वेश्चन हर संभव प्रयास कीजिए कि आपसे गलत ना हो, क्योंकि टॉप क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए टॉप होता है और टॉप क्वेश्चन अगर गलती होती है तो आप पे उतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि आप इजी क्वेश्चन गलत करेंगे। ब्लैक होल का सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो ब्लैक होल है उसका सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूटन, गैलीलियो, एस चंद्रशेखर और हब्बल। तो ब्लैक होल का आपको ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। न्यूटन ने 3 नियम दिया था, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन के तृतीय नियम। और बल का मात्रक भी न्यूटन होता है और न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो ने दिया था, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? भारत तक समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो भारत तक समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा किया गया था, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली के द्वारा खोजा गया था। भारत सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही भारत से गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है वो किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो 1909 पार्लियामेंट अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम और 1947 के अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1919 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक मंडल यानी सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुआ था और 1919 का जो अधिनियम हुआ था उसमें द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया है? अभिनव भारत का जो आयोजन है वह किसके द्वारा किया गया है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इकबाल,
जयप्रकाश नारायण, बीडी सावरकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदोली की महिलाएं ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, सोमपेंस कहाँ का निवासी है? सोमपेंस जो है आपको कहाँ का निवासी है? निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दमन द्वीप समूह और पंबन द्वीप समूह। सोमपेंस कहाँ का निवासी है, इस बात को पूछा गया। तो सोमपेंस आपको ऑप्शन ए यानी कि निकोबार के निवासी हैं। लक्षद्वीप और दमन द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी और झेलम नदी। तो श्रीनगर आपको ऑप्शन डी यानी कि झेलम नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 30, एस्टिगमेटिज्म किस अंग का बीमारी है? एस्टिगमेटिज्म किस अंग की बीमारी है? खोपड़ी, आँख, कान और गला। तो एस्टिगमेटिज्म किस बीमारी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि आँख की बीमारी है और सबसे छोटी हड्डी आपको कान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है यह बात पूछा गया है। हरिवंश नारायण बच्चन, चेतन भगत, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरुंधति राय। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक आपको ऑप्शन सी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। हाफ गर्ल्स के लेखक चेतन भगत हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि हरिवंश राय बच्चन कौन सा पुस्तक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है यह क्वेश्चन पूछा गया है। 7 अप्रैल, 7 मई, 23 नवंबर और 18 दिसंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको ऑप्शन ए यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1995 में किया गया था WTO में। और 17 मई को दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और 23 नवंबर और 18 दिसंबर की बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 23 नवंबर और 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। तो सीसा संचायक बैटरी में आपको ऑप्शन बी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और इसका सूत्र H2SO4 होता है और इसका एटॉमिक मास की बात करें तो 98 होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो इसका सूत्र आपको HCl होता है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये सब एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। और ऑप्शन डी की बात करें तो मुखर्जी समिति। तो इसका करेक्ट आंसर आपको त्रिस्तरीय की बात कर रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के तहत पंचायती राज त्रिस्तरीय की स्थापना किया गया था। और 2 स्तरीय की बात करें तो आपको अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। तो
तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरा राज आपको आंध्र प्रदेश में किया गया था। और पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पैराइट उत्पन्न किया जाता है? वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पे पैराइट को उत्पन्न किया जाता है? तो बिहार, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पर पैराइट उत्पन्न किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा पैराइट उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो केरल में आपको सबसे ज़्यादा नारियल होता है और कर्नाटक में आपको काजू सबसे ज़्यादा होता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको तंबाकू होता है, यानी कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हुंडों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? हुंडों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। तो हुंडों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि स्कंदगुप्त के द्वारा की गई थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और हिंदू का नेपोलियन आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, विवेकानंद को कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कुमारगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी संस्थापक पूछा है। तो सिमुख, दंतीदुर्ग, वासुदेव और पुलकेशिन प्रथम। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपको ऑप्शन बी, यानी कि दंतीदुर्ग थे। सतवाहन वंश के संस्थापक आपको सिमुख थे और कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ये तीनों चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मनुष्य के शरीर की सभी उपचायी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? जो मनुष्य के सभी उपचायी क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो प्यूटरी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो यह क्वेश्चन पूछा गया। तो मनुष्य के सभी उपचायी क्रियाओं का नियंत्रण आपको ऑप्शन सी, यानी कि थायरॉक्सिन ग्रंथि करता है। यह क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है आपकी एग्जाम में, तो आप अच्छे से इसे याद रखेंगे। प्यूटरी ग्रंथि आपको मस्तिष्क में पाया जाता है और एड्रीनल ग्रंथि जो है लड़ो और उड़ो ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 39, आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इस पीडीएफ में मात्र 39 क्वेश्चन थे और 39 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने मैं किया हूं। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है? जो कुक्कुट आहार होता है उसमें किस विटामिन की अधिकता होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ए और की। कुक्कुट में सबसे अधिक आपको विटामिन ए और विटामिन की पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विटामिन की स्थापना फंक के द्वारा किया गया था 1911 में। 1911 में किया गया था। और विटामिन बी और सी जो हैं जल में घुलनशील विटामिन है और एडेक जो हैं यह वसा में घुलनशील विटामिन है। मैं सारे विटामिन के यहाँ पे चर्चा कर दे रहा हूँ और एक मैं विटामिन का वीडियो डाला हूँ जो कि 19 मिनट का वीडियो है और उससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उस वीडियो का आप जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विटामिन ए का नाम आपको रेटिनॉल है और विटामिन ए सबसे ज़्यादा आपको गाजर में पाया जाता है और उससे होने वाला रोग आपको जीरोथैल्मिया और रतौंधी है। और विटामिन बी का नाम आपको थायमिन है और विटामिन बी1 का नाम थायमिन है। और विटामिन सी की बात करें तो आपको विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई की बात, विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपको सूरज की रोशनी में पाया जाता है और विटामिन सी आपको सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। और विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है जो कि अंकुर बीजों में पाया जाता है। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का नाम फिनोक्विन है।
तो इस तरह मैंने सारे विटामिन को चर्चा किया है और विटामिन के कारण ही थक्का ब्लड जमता है और सभी विटामिन को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में ज़रूर यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। तो इस तरह मैंने विटामिन का भी आपके सामने चर्चा कर दिया और लास्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह आज 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वह काफ़ी ही शानदार क्वेश्चन था और काफ़ी किफ़ायती तरीके से इसका डिस्कशन किया गया कि आप एग्जाम में जाकर धुआं कर दीजिएगा। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। सफलता एक दिन में किसी को नहीं मिला है और सफलता के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और आप भी जोड़तोड़ मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। जो भी लोग मेहनत करते हैं और पढ़ने का देखिए सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का माना जाता है, किसी भी चीज़ को आप पढ़ें तो उसे रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको रिवीजन करके पढ़ना ही पड़ेगा। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो या करंट अफेयर्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी चीज़ है उस पर बार बार आप मेहनत कीजिएगा तो आपके हाथों में वो 100% होगा। अगर उसे आप छोड़ते हैं तो आपके हाथ से वो भी निकल जाएगा। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, मन लगा के मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए। और बीपीएससी का एग्ज़ाम आपको सामने डेट आ चुका है और जुड़तोड़ मेहनत कर दीजिए करंट अफेयर बिहार पे और आपका रिजल्ट सुनिश्चित जरूर होगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम में ही वीडियो का लिंक दिया जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलते हैं शाम 7 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।